गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है एनपीओ का, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और आज आपकी जो फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट है। उसके बाद मैं आपका सेकंड पार्ट शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है पार्ट ए वॉल्यूम 2। अकाउंट्स की बुक है, सीबीएसई का सिलेबस। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इसके अंदर आपको कंपनी के अकाउंट तैयार करने हैं। आर्य पब्लिकेशन की आपकी बुक है। ठीक है, इस बुक के अंदर आपके केवल 3 ही चैप्टर हैं, जिनमें पहले चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर। सेकंड अकाउंट कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ डिबेंचर। और तीसरा है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग इसमें सिर्फ कंपनी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं आपको इसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर, चैप्टर नंबर 7 +2 अकाउंट्स। इस बात का ध्यान रखना है, +2 का अकाउंट है आपका। ओके, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। आज हम लोग है इस वीडियो के अंदर एक तो मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी के बारे में पढ़ लेंगे। काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने टाइप्स की है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ए प्राइवेट कंपनी एंड ए पब्लिक कंपनी, ये भी इस वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ शेयर, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी आज हम पढ़ते हैं। ये सभी टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर के अंदर। फिलहाल में मैं आपका आज कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, कंपनी के बारे में अपने +1 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, उसी की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप वो प्रोप्राइटरशिप है जिसके अंदर केवल एक ही मालिक होता है। जब सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है तो वो लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं किसी और के साथ। ठीक है, और जब पार्टनरशिप और ज़्यादा बढ़ने लगती है, बिजनेस हमारा बढ़ने लगता है, तो पार्टनरशिप से हम लोग किस फॉर्म की तरफ जाते हैं, एक बड़े फॉर्म की तरफ जाते हैं, एक बड़े तरीके की तरफ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी। ठीक है, यहाँ हम लोग कंपनी के बारे में ही पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप की अपनी कुछ कमियाँ होती हैं। उन कमियों के बावजूद, मतलब उन कमियों को दूर करने के लिए ही हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं किसकी तरफ, कंपनी की तरफ जाएंगे। क्लियर। तो ये कहता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप की कमियां ये थी कि मतलब उसमें केवल एक ही ओनर था और लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर्स थे, वहाँ भी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, लोगों के पास पैसा बहुत कम था। ठीक है, और जो मैनेजर लायबिलिटी थी, मतलब संभालने वाला बिजनेस को था, सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही बंदा था और पार्टनरशिप के अंदर कुछ लिमिटेड पार्टनर्स थे। लेकिन जैसे ही उनका बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है तो वो लोग कंपनी की तरफ क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। और हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ ए वेरी बिग बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, ये जो बिजनेस की 2 फॉर्म है, मतलब 2 तरीके हैं। कुड नॉट मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ ए वेरी बिग बिजनेस, जैसे जैसे आपका बिजनेस का साइज बड़ा होता है तो ये दोनों आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड पैसा होता है, लिमिटेड कैपिटल होती है। ठीक है, मैनेजर एबिलिटी लिमिटेड होती है और लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेशन सच एज लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटीज एंड अदर ड्रॉबैक्स, मतलब जितनी भी इनकी ड्रॉबैक्स थी, उन कमियों की वजह से हम लोग कंपनी की तरफ मूव करते हैं। Therefore, ए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक नया तरीका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी, केम इनटू एग्जिस्टेंस में आती है, मतलब फिजिकल रूप से अवेलेबल होती है, टू डू अवे विद द डिफेक्ट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस की कमियों को दूर करता है और आपका एक नया फॉर्म आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। ठीक है, अब कहता है कि कंपनी क्या होती है, इसके बारे में आप बताइए, ध्यान से देखिएगा। कहता है ए कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक कंपनी, वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्जी से, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना, ऑफ पर्सन व्यक्तियों का, फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। एक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, अपनी मर्जी से जुड़ते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून के अंतर्गत, मतलब इसके एक नियम के अकॉर्डिंग, एक लॉ के अकॉर्डिंग, एक रूल के अकॉर्डिंग कंपनी का सेटअप सेट होता है। फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सब बिजनेस, किसी न किसी बिजनेस को करने के लिए। तो कंपनी क्या होती है, एक कंपनी
इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब अपनी मर्जी से लोग जुड़ते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि कानून के द्वारा बनाया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस, किसी बिजनेस को करने के लिए। तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए जब बहुत सारे व्यक्ति एक साथ इकट्ठे जुड़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अकॉर्डिंग, तब उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। ठीक है, प्रोफेसर लॉर्ड जस्टिस लिंडे ने डिफाइन किया है, लॉर्ड जस्टिस लिस्ले इन्होंने डिफाइन किया है कंपनी को, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों का एक साथ जुड़ना है, हु कंट्रीब्यूट, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, मनी पैसा या पैसे वर्थ, पैसे की फॉर्म में कोई प्रॉपर्टी आ गया या कोई शेयर आ गया, ठीक है, टू ए कॉमन स्टॉक, सब इकट्ठा कर लेते हैं, एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पज, जो इकट्ठा किया जाता है, एम्प्लॉयड का मतलब जो सब इकट्ठा किया गया उसका पर्पज एक है, कॉमन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। क्लियर, ये डेफिनेशन सबसे जरूरी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि कंपनी फिजिकल रूप से अवेलेबल नहीं है, बल्कि वो किसी के द्वारा बनाई गई कंपनी है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो लोगों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और ये कंपनी कहता है इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा बनाया गया है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि कंपनी जो इसके ओनर है या इसके मालिक हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। उनके मान लो अगर कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी हमारा कर्मचारी ट्रांजैक्शन कर लेता है, कंपनी का शेयर होल्डर कोई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, सामने वाली पार्टी है और उसने कंपनी से पैसे लेने हैं, यानी कि वो कंपनी के क्रेडिटर हैं, तो वो लोग उस पर्सन से डिमांड नहीं करेंगे, वो लोग किससे डिमांड करेंगे, कंपनी से डिमांड करेंगे। इसीलिए बोलता है हैविंग सेपरेट एंटिटी, कंपनी अपने ओनर से, अपने डायरेक्टर से, अपने शेयर होल्डर से बिल्कुल अलग मानी जाती है। कोई भी पर्सन कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकता है, कंपनी के किसी भी पर्सन के ऊपर नहीं। विद ए प्रीपेचुअल सक्सेशन, प्रीपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है, पार्टनर्स मतलब मेंबर्स आते रहते हैं और मेंबर्स जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी एज इट इज चलती रहती है। और कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर है उन्हें मेंबर भी बोल देते हैं। एंड ए कॉमन सील, और कंपनी की एक कॉमन सील होती है, एक स्टैंप होती है, ठीक है। हर कंपनी की अलग अलग कॉमन सील मिलेगी। क्लियर, तो ये है कंपनी की डेफिनेशन। और आपको बता दूं इस डेफिनेशन में ही कंपनी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा बनाया गया है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, कंपनी अपने ओनर से बिल्कुल अलग है, सेपरेट एंटिटी है, एंटिटी का मतलब फिजिकल रूप से अवेलेबल है। विद ए प्रीपेचुअल सक्सेशन, प्रीपेचुअल का मतलब कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। एंड ए कॉमन सील, और कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, अपनी एक स्टैंप होती है। क्लियर, आगे बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या क्या होती हैं। सबसे बड़ी बात जो आपने पढ़ी है सभी को डिफाइन करेगा अलग अलग। पहले बोलता है सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की जो एंटिटी है वो बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कोई भी पर्सन कंपनी के ऊपर क्लेम कर सकता है, कंपनी के मेंबर्स के ऊपर या कंपनी के शेयर होल्डर के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। देखिए पढ़ के बताता हूँ, ए कंपनी इज ए लीगल पर्सन एंड इट्स एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट, कंपनी एक लीगल पर्सन है एंड इट्स एंटिटी इज क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, जो इसका अस्तित्व है वो उसके मेंबर से बिल्कुल अलग है, ठीक है। इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टीज इन इट्स ओन नेम, कंपनी अपने नाम से किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है और बेच सकती है। कैन ओपन बैंक अकाउंट, कंपनी अपने नाम से बैंक में अकाउंट भी खोल सकती है, यानी कि कंपनी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है वो कंपनी के नाम से ही किया जाएगा। एंड कैन आइदर कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, और कंपनी किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करनी है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो भी कंपनी अपने नाम से करेगी। सिंस ए कंपनी हैज ए लीगल पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम डेट ऑफ इट्स मेंबर, कंपनी एक लीगल पर्सनैलिटी है जो कि इसके मेंबर से बिल्कुल अलग है। ए क्रेडिटर ऑफ सच ए कंपनी, अगर इस कंपनी का कोई क्रेडिटर है, कैन स्यू ओनली द कंपनी, वो केवल कंपनी पर स्यू का मतलब है केस कर सकता है, फॉर हिज डेट यानी कि अपने पैसों के लिए, अपनी लाइबिलिटी के लिए, एंड नॉट ऑफ इट्स मेंबर्स, वो कंपनी के मेंबर्स के ऊपर कोई भी केस नहीं कर सकता। तो ये थी आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसमें बता रहा है कि कंपनी अपने मेंबर से बिल्कुल अलग होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कंपनी करेगी तो अपने नाम से करेगी, बैंक में अकाउंट खुलवाएगी तो अपने नाम से खुलवाएगी, कोई ट्रांजैक्शन करेगी तो अपने नाम से करेगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो अपने नाम से करेगी, किसी एसेट को सेल परचेज करेगी तो अपने नाम से करेगी,
कोई भी पर्सन जिसने कंपनी से पैसे लेने हैं वो कंपनी से पैसे की डिमांड करेगा, ना कि किसी मेंबर से। और अगर किसी ने केस भी करना है तो किसी मेंबर पे नहीं कर सकते, आप कंपनी पर ही करेंगे। तो ये थी आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका नाम था सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है, अवेलेबिलिटी है, वो परपेचुअल है, कंटिन्यू है। पार्टनर्स मेंबर्स इसके आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी लगातार चलती रहती है। देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, डेथ, लुनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो किसी भी मेंबर के रिटायर हो जाने पर या डेथ हो जाने पर या किसी मेंबर के इंसॉल्वेंट या दिवालिया हो जाने पर, यानी कि उसकी पेइंग एबिलिटी ना रहना, ठीक है, उसकी सारी प्रॉपर्टी का बिक जाना। शेयर होल्डर्स में कम एंड शेयर होल्डर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। शेयर होल्डर यानी कि जो कंपनी के ओनर है, जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, वो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी लगातार क्या रहेगी, चलती रहेगी। अनलेस बाउंड अप का मतलब होता है बंद कर देना, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। जब तक कंपनी को बंद नहीं कर दिया जाता तब तक मेंबर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे, लेकिन कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तीसरा बोलता है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। बताता हूँ कैसे। देखिए, मान लीजिए कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को इशू करती है। जिस बंदे ने कंपनी के शेयर परचेज करे हैं, सपोज करो उस शेयर का प्राइस है कितना रुपए, 10 रुपये उस शेयर का प्राइस है, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 शेयर परचेज कर लिए और कंपनी जब इन 10 रुपये को मंगाती है तो कंपनी चाहे तो इकट्ठे के इकट्ठे मंगवा सकती है, नहीं तो कंपनी क्या करती है, अलग अलग टुकड़ों में मंगवाती है, ठीक है। जैसे सबसे पहले कंपनी मंगवाती है एप्लीकेशन के समय, कुछ पैसा मंगवाती है अलॉटमेंट के समय, कुछ पैसा मंगाती है फर्स्ट कॉल और कुछ मंगाती है सेकेंड कॉल। ये सभी बातें आपको बताई जाएगी। एप्लीकेशन के ऊपर, अलॉटमेंट के ऊपर लिख लो, अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे 10 रुपये के हिसाब से पैसे मंगाने हैं। किसी बंदे ने 10 से, मैं कहता हूँ चलो 20 शेयर परचेज कर रखे हैं, 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर, ठीक है, और 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपये फाइनल कॉल पर मंगाता है कंपनी, ठीक है। अगर किसी बंदे ने 20 शेयर के ऊपर शुरू से एप्लीकेशन के समय 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये पे कर दिए, तो उसने 4 रुपये बाकी पे करने हैं, ठीक है। तो कंपनी इन 4 रुपये के ऊपर जो किसी भी शेयर होल्डर की लायबिलिटी रहेगी वो केवल 4 रुपये के हिसाब से ही लायबिलिटी रहेगी। कल को कंपनी को अगर घाटा लगता है तो शेयर होल्डर के ये पैसे तो डूबेंगे ही डूबेंगे, लेकिन उसे 4 रुपये और भी क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो इसलिए मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। और कहाँ तक, जितना उन लोगों ने क्या कर रखा होता है, शेयर्स को परचेज कर रखा होता है। अब मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ, देखिएगा। कहता है द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ इच शेयर। किसी भी शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो अनपेड अमाउंट के ऊपर होती है। जैसे उसने यहाँ 6 रुपये तो पे कर दिए लेकिन 4 रुपये पे नहीं किए, तो जो लायबिलिटी रहेगी वो केवल 4 रुपये की ही रह जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इन कंपनी इज 10, जैसे मैंने बताया अगर किसी कंपनी का शेयर फेस वैल्यू 10 रुपये है एंड ए शेयर होल्डर हैज ऑलरेडी पेड 8, और किसी शेयर होल्डर ने अगर 8 रुपये पे कर दी हैं तो उसकी लायबिलिटी बाकी कितनी रह गई, 2 रुपये की रह गई है। ही कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे नॉट मोर देन 2 रुपीज़ पर शेयर। उससे केवल 2 रुपये और मंगाए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं मंगाए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब एक कॉमन स्टैंप होती है जो कि कंपनी के हर सर्टिफिकेट के ऊपर होती है। कंपनी के बाहर भी इसकी स्टैंप लगी होती है, ठीक है। ए कंपनी में और मे नॉट मेंटेन ए कॉमन सील। कंपनी चाहे तो अपनी कॉमन सील मेंटेन कर सकती है और चाहे तो ना। इफ इट हैज़ ए कॉमन सील इट इज़ एफिक्स टू ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी अपनी कॉमन सील को यूज़ कर रही है, अपने स्टैंप को यूज़ कर रही है, तो उसे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या करना पड़ेगा, इसे लगाना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कहता है कंपनी जो कैपिटल होती है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसको आगे समझाएंगे अभी। कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। मान लीजिए कंपनी की टोटल कैपिटल है 10 लाख रुपए। कितनी है, 10 लाख रुपए, और एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपये है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। तो कंपनी के पास कितने शेयर हो जाएंगे, 1 लाख। 1 लाख हो जाएंगे कैसे, टोटल रुपए कितने हैं, कंपनी की कैपिटल 10 लाख और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये, तो कंपनी के नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, 1 लाख। नंबर ऑफ शेयर मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स। तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है और हर एक स्मॉल पार्ट को हम लोग शेयर कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके जो बताया है, जहां कंपनी की टोटल कैपिटल 1 लाख स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड है,
तो कंपनी के जो 1 लाख बन जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। दी शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। इन शेयर्स को हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं कुछ कंडीशंस को पूरा करने के बाद। क्लियर। नेक्स्ट बोलता है सेपरेट ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी जो है ना, कंपनी क्या है, मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। कंपनी का जो मालिकाना हक से मैनेजमेंट होती है वो बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो जितने भी शेयर होल्डर हैं वो सब कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन ये सभी लोग क्या कर सकते हैं, सभी लोग बिजनेस को नहीं संभाल सकते। अगर सभी लोग बिजनेस को संभालेंगे तो बड़ी डिस्टर्बेंस ही क्रिएट हो जाएगी। तो क्या करते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, यानी कि जिन लोगों ने शेयर्स को परचेज किया होता है, ये सभी मिल करके अपने एक डायरेक्टर को चूज कर लेते हैं, और फिर वो डायरेक्टर जो है ना वो सारे के सारे कामों को क्या करता है, संभालता है। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। क्लियर। और जो बाकी लोग काम करते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मैनेजमेंट में आते हैं। क्लियर। आइए देखिए, शेयर होल्डर आर द ट्रू ओनर्स ऑफ ए कंपनी, बट यूजली द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज क्वाइट लार्ज। लेकिन शेयर होल्डर बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। एंड एज सच इट इज नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल। ना तो ये पॉसिबल है और ना ही ये डिजायरेबल है फॉर ईच मेंबर्स टू टेक पार्ट इन डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। की हर मेंबर कंपनी के डेली के कामों के अंदर क्या करे, जो है ना डिस्टर्बेंस करे। देयरफॉर द कंपनी इज मैनेज्ड बाय ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसलिए कंपनी को कौन संभालता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा संभाली जाती है। ठीक है, तो ये थी आपकी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहला आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा आपका आता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, तीसरा आता है लिमिटेड लायबिलिटीज, चौथा आता है कंपनी की कॉमन सील होती है, पांचवा आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होते हैं, फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, और नेक्स्ट आता है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। ये थी आपकी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे पढ़ रहा हूँ काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने प्रकार की होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर किया जाता है, और इसमें कंपनी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें एक आपकी आती है अनलिमिटेड कंपनी, दूसरा आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। हम क्या करेंगे, लिमिटेड बाय शेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, और ये हमारी जो बुक है, ये जो चैप्टर है वो सब लिमिटेड बाय शेयर्स के ऊपर ही है। लेकिन मैं आपको पहले इन तीनों के बारे में बता देता हूँ कि होता क्या है। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। कल को अगर कंपनी को घाटा लगता है तो इसके जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर वो कंपनी की सारी प्रॉपर्टी को बेचने के बाद भी लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाए हैं तो उन शेयर होल्डर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। उसे हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। दूसरा आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है भैया मैंने किसी की ना गारंटी ले ली है, उस गारंटी तक ही मेरा क्या है, जो है ना जिम्मेवार हूँ, उसके अलावा मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मान लीजिए सपोज कीजिए राम ने शाम को जो है ना 1 लाख रुपए दिया, लेकिन राम कहता है भाई तू गारंटी दे दे। हाँ ठीक है, मैंने गारंटी दे दी भाई। अगर कल को शाम पैसे नहीं देता है ना तो मैं ही केवल, अगर मैंने 1 लाख की गारंटी ली है ना तो शाम के ना देने पर राम को पैसे मैं दूंगा, क्योंकि मैंने गारंटी दे रखी है। तो ये उसी प्रकार की कंपनी है। जब कंपनी गारंटी तक सीमित होती है तो उस केस में क्या होता है कि जितनी कंपनी ने गारंटी ले रखी होती है उतना अमाउंट ही कंपनी को क्या करना होता है, पे करना पड़ता है। तीसरा आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसके अंदर कंपनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें एक आपका आता है प्राइवेट कंपनी, दूसरा आता है पब्लिक कंपनी, और तीसरा आता है 1 पर्सन कंपनी। इनके बारे में भी पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, कहता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। शेयर्स का जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया था कि अगर आपके 10 रुपये का शेयर परचेज किया है और अगर आपने 6 रुपये पे कर दिए है तो आपकी लायबिलिटी केवल कितनी रह गई है, 4 रुपये रह गई है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। उसकी जो गारंटी है, उसकी जो लायबिलिटी है वो केवल 4 रुपये ही बाकी पे करने की रह जाएगी और कोई जिम्मेवारी उसकी नहीं रहेगी। ओके, इसमें कंपनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो पहला पार्ट आता है उसका नाम है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, दूसरी कंपनी आपकी पब्लिक कंपनी है, और तीसरी जो कंपनी है आपकी वो है 1 पर्सन कंपनी। तीनों के बारे में आपको बताता हूँ, और एक एक नंबर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको मैं साथ साथ टिक करते जाइए अपनी बुक के अंदर। देखिएगा, कहता है एज पर सेक्शन 268 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग एक प्राइवेट कंपनी वो होती है विच इज वन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो होते हैं जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंशन किया जाता है। कहता है उनके अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट सेक्शन 268 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी वो होती है
जिसके अंदर रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, जिसमें इसके शेयर होल्डर अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 200 होते हैं, इससे ज़्यादा के मेंबर नहीं हो सकते। तीसरा, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज, शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। प्रोहिबिट्स का मतलब होता है मना कर दिया गया है, कंट्रोल कर दिया गया है। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू नहीं कर सकती और ना ही पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है कि वो हमारे शेयर्स को क्या करे, परचेज करे। यानी कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को डायरेक्ट डील नहीं कर सकती है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी खास बात, द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट एंड विद द प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। अब आज के बाद आप मार्केट में जहां भी जाएंगे तो ठीक है, किसी भी बैंक के पीछे अगर लिखा हुआ है पीवीटी लिमिटेड एलटीडी, पीवीटी का मतलब प्राइवेट और एलटीडी का मतलब होता है लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हर कंपनी के बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा पीवीटी लिमिटेड। और अगर खाली एलटीडी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये सरकारी कंपनी है लेकिन लिमिटेड कंपनी है। लिमिटेड का मतलब है कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ओके, तो ये थी आपकी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग ना तो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, ना अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकती है, और इसके जो मैक्सिमम मेंबर रहते हैं वो 200 रहते हैं, और कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द यूज करती है, वर्ड यूज करती है। क्लियर। नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी क्या होती है? ये पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट नहीं होती है। सिंपल सी बात है, जिनमें ये चीजें नहीं पाई जाती है वो सारी की सारी क्या है? पब्लिक कंपनी है। यानी कि जो अपने शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकती है, जिसके मेंबर 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और जो अपने शेयर्स पब्लिक को इशू भी कर सकती है, और जिसको अपने पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द यूज ही नहीं करना है, वो कंपनी कौन सी हो जाएगी? सिंपल सी बात है, पब्लिक कंपनी हो जाएगी। अब मैं इन दोनों का आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस क्या है। देखिएगा, पहले बोलता है नंबर ऑफ मेंबर्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम 2 मेंबर होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है। दूसरा, इन्विटेशन टू द पब्लिक। अभी आपने पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी जो है ना पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है ना वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि वो उसके शेयर्स को क्या करे, परचेज करे। तीसरा आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर। अभी आपने पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, लेकिन पब्लिक के अंदर किसी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल। अभी आपने पढ़ा भी है कि जो है ना प्राइवेट कंपनी को जो है ना अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए कोई जरूरी नहीं है। पब्लिक कंपनी चाहे तो टेबल F शेड्यूल 1 भी बना सकती है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ये एक टेबल है जो आपको आगे बताई जाएगी क्या होती है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, पीछे मेंबर की बात कर रहा था। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं और पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 3 डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। फिर आता है यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती है, लेकिन पब्लिक कंपनी अपने नाम के पीछे केवल लिमिटेड वर्ड यूज करती है, प्राइवेट वर्ड नहीं लगाया जाता है। क्लियर। इसे हम लोग बोलते हैं दोनों का डिफरेंस। ओके, तो अब इन सबको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं एक बार मेन शॉर्ट नाम बोल देता हूँ। नंबर ऑफ मेंबर पता लग गया आपको, इन्विटेशन टू द पब्लिक, तीसरा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, नेक्स्ट वन प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, नेक्स्ट वन नंबर ऑफ डायरेक्टर, नेक्स्ट वन यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड। ओके, तो ये था पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच का डिफरेंस। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ 1 पर्सन कंपनी के बारे में। देखिए 1 पर्सन कंपनी OPC, O का मतलब 1, P का मतलब पर्सन, C का मतलब कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, जिस कंपनी के अंदर केवल एक ही मेंबर होता है उसको बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। आइए बताते हैं। देखिए, कंपनी एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट। जो उसकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी है, उसके अलावा
अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग ए पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, द एक्ट एनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू एंटिटी, वन पर्सन कंपनी। एक और बना दिया गया जिसका नाम क्या है, वन पर्सन कंपनी है। एंड ओपीसी एंड वन पर्सन कंपनी मीन्स ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद ओनली वन पर्सन एज इट मेंबर, एक ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक ही इसका मेंबर होता है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 62, ध्यान रखना, जो वन पर्सन कंपनी का सेक्शन है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 है। आपने प्राइवेट कंपनी को पढ़ा सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, पब्लिक कंपनी में सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 और वन पर्सन कंपनी के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 62। फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल ऑन वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी के अंदर केवल एक ही मेंबर होता है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के अलावा होता है, ठीक है। और वन पर्सन कंपनी के अंदर मीन्स ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये भी ध्यान रखना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें केवल एक ही मेंबर है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने ऊपर भी पढ़ी है, लेकिन इसके आगे केवल एक वर्ड लग जाएगा, वन पर्सन कंपनी। अब इसके मेंबर कौन हो सकता है, यानी कि एक ही मेंबर है। ओनली ए नेचुरल पर्सन, एक पर्सन यानी कि मैं, आप, कोई मेल या फीमेल, हु इज एन इंडियन सिटीजन, जो कि एक इंडियन सिटीजन है, भारत का, जिसका जन्म भारत में हुआ है, एंड रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, और वो भारत का एक निवासी भी है। रेजिडेंट का मतलब होता है कि वो भारत के अंदर पिछले एक साल के अंदर कम से कम 182 दिन अगर भारत में रहा हो तो वो इंडियन रेजिडेंट कहलाता है, अदरवाइज वो इंडियन रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, ओनली नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, सिटीजन होना भी जरूरी है, एंड रेजिडेंट इन इंडिया कैन बी ए मेंबर ऑफ ओपीसी, यानी कि वन पर्सन कंपनी में केवल वही लोग मेंबर हो सकते हैं जो भारत के अंदर, भारत के निवासी हो, सिटीजन हो, और उनकी रेजिडेंसी भी पिछले साल में भारत में रही हो सकता है कि मेरा जन्म भारत में हुआ है, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, लेकिन मैं पिछले साल भारत में नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं पिछले साल मतलब 200 दिन कम से कम मैं अमेरिका में रहा हूँ, तो मैं पिछले साल में 182 दिन भारत में नहीं रहा, इसका मतलब मैं एक वन पर्सन कंपनी नहीं बना सकता। ओके, नेक्स्ट बोलता है, वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन ओपीसी, वन पर्सन कैन फॉर्म के अंदर केवल एक ही पर्सन होगा। इट्स पेड अप कैपिटल, यानी कि इसकी जो टोटल कैपिटल है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, ध्यान रखना भैया, 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 50 लाख से ज्यादा हो गई तो वो आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। इस कंपनी का जो टर्नओवर है यानी कि सेल परचेज है वो पिछले 3 सालों में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम रहना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज्यादा हो गया तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी, ना कि वन पर्सन कंपनी। पर्पज कहता है, एज पर रूल सेक्शन 3(5) ऑफ द कंपनी एक्ट 2014 एंड ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पज। वन पर्सन कंपनी किसी भी चैरिटेबल पर्पज के लिए नहीं बनाई जा सकती। इन अदर वर्ड्स, इट कैन बी फॉर्म फॉर बिजनेस पर्पज ओनली। आप अगर वन पर्सन कंपनी बनाना भी चाहते हैं तो आपका जो मेन पर्पज है वो बिजनेस करना होना चाहिए, ना कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया और लोगों से चंदा मांगते फिरो। फिर आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना। एन ओपीसी यानी कि वन पर्सन कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी अनलेस ए पीरियड ऑफ 2 years as expired from the date of its incorporation, and conversion is mandatory when the paid up share capital is increased beyond 50 lakh और its average annual turnover during the relevant period exceed 2 करोड़। कहता है कि एक कंपनी 2 साल से पहले कभी भी प्राइवेट कंपनी में नहीं बदल सकती। और दूसरी एक और खास बात याद रखनी है, अगर इसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है 3 सालों के अंदर, या इसकी कैपिटल 50 लाख से ज्यादा बढ़ जाती है, तब इस केस के अंदर वो अपने आप ही क्या बन जाएगी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके बेनिफिट्स। ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वन पर्सन कंपनी को अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम आगे बताएंगे आपको, जो थर्ड बुक आएगी उसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वन पर्सन कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉलिंग ऑफ एजीएम, एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, क्वाम फॉर मीटिंग, प्रोक्सीज, प्रोक्सी का मतलब अवेलेबिलिटी एटसेट्रा शैल नॉट अप्लाई टू ओपीसी। ये सभी चीजें जो है ना वन पर्सन कंपनी में नहीं होती है, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में इन चीजों को नोट किया जाता है। इसके बारे में आपको आगे डिटेल बताई जाएगी। मेन बात आता हूँ कि एक तो एनुअल जनरल मीटिंग कॉलिंग करने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर जनरल मीटिंग की जरूरत पड़ती है, ना ही यहाँ किसी प्रकार की फॉर्म फॉर मीटिंग की जरूरत है, ना ही किसी प्रकार की प्रोक्सी की जरूरत है, ठीक है। तो ये थी आपके वन पर्सन कंपनी के बारे में। अब
मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज का लास्ट टॉपिक है जो शेयर्स क्या होते हैं, फिर आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ शेयर क्या है। सिर्फ शेयर्स के बारे में बता रहा हूँ। कहता है जैसे मैंने बताया था, जब कंपनी की टोटल कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स और ऑफ स्मॉल डेनोमिनेशन। जब कंपनी की टोटल कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको शेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर इफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 50 लाख रुपए, 50 लाख है, डिवाइडेड इनटू 5 लाख यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच। कहता है कंपनी की जो टोटल कैपिटल 50 लाख रुपए की है और ये 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, मेरे पास टोटल मैंने कंपनी के अंदर 50 लाख रुपए लगा रखे हैं और एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपए है, तो कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 5 लाख। तो कंपनी की टोटल कैपिटल को 5 लाख स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये 5 लाख हम क्या बोलेंगे? कंपनी के शेयर्स हैं। सपोज करो अगर कंपनी के पास जैसे 50 लाख है और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो वो 5 लाख नहीं बल्कि 50,000 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होगी और ये 50,000 कंपनी के क्या कहलाएंगे? शेयर कहलाएंगे। ठीक है। Thus in the above case the company has 5 lakh share of ₹10 each. शेयर मस्ट बी नंबर्ड। शेयरों को नंबर देना जरूरी है ताकि उन्हें आसानी से क्या किया जा सके? पहचाना जा सके। ठीक है। नेचर ऑफ शेयर, शेयर की प्रकृति क्या होती है? द शेयर ऑफ ए कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी। एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब हम इसको किसी को बेच सकते हैं, किसी और के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग। शेयर ऑफ ए कंपनी आर ट्रीटेड एज गुड्स। शेयर ऑफ ए कंपनी को हम एक प्रकार की गुड्स मानते हैं, यानी कि कंपनी के अंदर जो उसका मेन जिस चीज को हम खरीदते हैं और बेचते हैं वो शेयर कहलाता है। जैसे गारमेंट्स की दुकान के अंदर कपड़े हमारा गुड्स है, उसी प्रकार कंपनी का जो मेन पार्ट है जिसको हम लोग सेल परचेज करते हैं, यानी कि जो कंपनी की गुड्स हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। ठीक है। ट्रीटेड एज गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट है 1930। उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या करती है? अपनी गुड्स को क्या मानती है? शेयर्स को मानती है। भाई कंपनी जो है ना, किसी कपड़े को तो बेच नहीं सकती है, तो कंपनी को शेयर को ही खरीदती बेचती है। दीज कैन बी बोट, दीज कैन बी सोल्ड, दीज कैन बी हाइपोथेकेटेड। हाइपोथेकेटेड का मतलब होता है किसी के नाम कर देना। ठीक है। और बीक्वेथेटेड, ठीक है, किसी के वसीयत के रूप में किसी के नाम कर देना, उसको बीक्वेथेटेड कहते हैं। और हाइपोथेकेटेड का मतलब होता है रहननामा करना, किसी के नाम कर देना। ठीक है, ट्रांसफर कर देना, तो इसे हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ शेयर। नेचर ऑफ शेयर कंपनी का एक प्रकार का गुड्स कहलाता है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ शेयर। 2 तरह के शेयर होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल में आप इतना ही वीडियो कर लीजिए।